हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे रोज एकत्रित होते हैं और जो आप सभी की एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन का आगाज होने वाला है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए जो बैच लॉन्च किया गया था उसका नाम है स्पेशल वर्दी बैच। इस बैच के अंदर है, जिसका नाम स्पेशल वर्दी बैच है, इसके अंदर हम जीके जीएस के जो 2021 की जितनी भी एग्जामिनेशन एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्टों में हो चुकी है, उन सभी शिफ्टों का यहाँ पे रियल एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ सभी एकत्रित होते हैं। और दोस्तों, उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी आने वाली 2022 की एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों का हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। आपको जो 2021 के टॉप पीवाईक्यू एमसीक्यूज द्वारा पे शानदार तैयारी करवाई जा रही है। तो दोस्तों, और इसी के साथ आपको जो पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो भी आपको इनका फुल एनालिसिस यहाँ पे, तो कहा जाए सीधे शब्दों में, आपको फुल पोस्टमार्टम यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना सही समय से साकार हो सके। चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रथम क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, वह है कि जो देश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, तो कौन सी संस्था का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की बात करते हैं तो इस यूनिसेफ का मुख्यालय आता है न्यूयॉर्क में। जी हाँ, जो यूनिसेफ का मुख्यालय आता है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क है जो अमेरिका के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं यूनेस्को का दोस्तों मुख्यालय की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है। जी हाँ, पेरिस है जो फ्रांस के अंदर स्थित है। आपको यह भी पता होना चाहिए, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आता है उसका मुख्यालय की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। जी हाँ, वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। आपको यह भी पता होना चाहिए, वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर स्थित है। और जो आपको पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है, उसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। तो आपको ये अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। साथ ही आपको इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है और जो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस के अंदर स्थित है और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर। और WTO की बात की जाए तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। अब बात करते हैं WTO से, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होती है, इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। जी हाँ, स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है तो 1 जनवरी 1955 में इसकी स्थापना होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए। जी हाँ, 1 जनवरी 1955 में WTO की स्थापना होती है। और दोस्तों, 1955 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन यह यहाँ पे सॉरी दोस्तों, 1955 नहीं, यहाँ पे 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसको एक बार राइट कर लीजिएगा। जी हाँ, 1995 में इसकी स्थापना होती है। और बात करें कि जो WTO है किस समिति के अनुसार यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है, तो 1994 में एक जो यहाँ पे समिति बनाई गई थी उसका नाम है, जी हाँ, मराकेश समिति के आधार पर इसकी स्थापना की जाती है 1 जनवरी 1995 में। और यह समिति है जो 1994 से संबंधित है। आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, जो दी गई ऑप्शन के आधार पर आपको देखकर बताना है कि कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, घाघरा नदी की सहायक नदी में गोमती नदी नहीं है, सोन नदी भी नहीं है, कोसी नदी नहीं है, जो सरयू नदी है। जी हाँ, सरयू नदी है वह घाघरा नदी की सहायक नदी है। और सरयू नदी के तट पर ही दोस्तों जो अयोध्या धाम है, जी हाँ, अयोध्या जो स्थित है वह सरयू नदी के तट पर स्थित है। आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए, इसी क्रम में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो वह पूछा गया था 2021 में। दोस्तों, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जून 2021 में विपणन अवधि 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष की तुलना में देश की MSP में अधिकतम 452 प्रति क्विंटल की शुद्ध वृद्धि की अनुशंसा की गई थी। तो दोस्तों, उस समय आपका आंसर था वह था ऑप्शन नंबर 3 तिल। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला था। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है,
चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सतनामी आंदोलन की बात की जाती है या इसके जनक की बात की जाए कि जो सतनामी आंदोलन का जनक कौन है, तो गुरु घासीदास। जी हाँ, गुरु घासीदास को सतनामी आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो गुरु घासीदास है उन्हें सतनामी आंदोलन का जनक कहा जाता है। और साथ ही बात करें कि जो गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म की स्थापना की थी। जी हाँ, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सतनाम धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सतनाम धर्म की स्थापना की है गुरु घासीदास ने। और साथ ही उन्होंने सतनाम धर्म के 7 सिद्धांत भी दिए। जी हाँ, 7 सिद्धांत भी इन्होंने सतनाम धर्म के बताए। तो वह दोस्तों जो सिद्धांत और संस्थापक की बात की जाती है तो गुरु घासीदास का यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है अक्टूबर 2019 में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनसोइस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई कौन सी उपग्रह आधारित प्रणाली गहरे समुद्री क्षेत्र में जाने वाले मछुआरों को भावी आपदाओं से सचेत करेगी? तो दोस्तों इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर जो गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरे होते हैं उनके लिए एक ऐप बनाई गई है जो समुद्र के अंदर आने वाली आपदाओं से उनको सचेत करेगी। तो उस ऐप का नाम है दोस्तों जेमिनी। जी हाँ, जेमिनी उस ऐप का नाम है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन 2020 का पूछा गया है 2021 एसएससी जीडी के संदर्भ में, जबकि इस बार 2023 में दोस्तों जो जनवरी में आपके एग्जामिनेशन का आगाज 10 जनवरी से होने वाला है, उनमें दोस्तों 2022 से चारों जो ग्रैंड स्लैम है जिन्हें चौगम कहा जाता है उनसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो चलिए अब हम चारों जो ओपन होते हैं, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों एक वर्ष के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उन चारों को याद करने की ट्रिक बनाई गई है अफवाह। जी हाँ, अफवाह ट्रिक बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ से हम इन चारों का बिल्कुल यहाँ पे किसने किस प्रकार से जीता है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वर्ष का जो प्रथम ग्रैंड स्लैम होता है उसका नाम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। जी हाँ, प्रथम जो ग्रैंड स्लैम होता है उसे ऑस्ट्रेलियन ओपन कहा जाता है और जो दूसरे नंबर पे आता है उसे फ्रेंच ओपन कहा जाता है। जी हाँ, दूसरे नंबर पे आता है उसे फ्रेंच ओपन कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है विंबलडन। जी हाँ, विंबलडन जिस तीसरे नंबर पर आता है जो वर्ष के सबसे अंत में जो ग्रैंड स्लैम होता है उसे यूएस ओपन कहा जाता है। जी हाँ, जो सबसे अंत में होता है वर्ष में उसे यूएस ओपन कहा जाता है। अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं इन चारों ग्रैंड स्लैम के जो 2022 में, चाहे वह पुरुष विजेता हो चाहे वह महिला विजेता हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 के दोस्तों पुरुष विजेताओं की। तो जो पुरुष विजेता में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है उनका नाम है राफेल नडाल। जी हाँ, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। इसी के साथ राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब भी अपने नाम किया है। तो दोस्तों जो वर्ष के प्रथम 2 ग्रैंड स्लैम होते हैं उन 2 को अपने खिताब नाम करने में सफल हुए हैं राफेल नडाल। फिर बात करते हैं विंबलडन की। विंबलडन में दोस्तों खिताब जीता हुआ नोवाक जोकोविच ने जीता है। जी हाँ, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन 2022 का खिताब जीता है और वर्ष के अंतिम यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम है उसका खिताब जीता है कार्लोस। जी हाँ, कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो 2022 के चारों ग्रैंड स्लैम विजेताओं का नाम आप सभी के सामने आ चुका है। अब बात करते हैं महिला विजेताओं की। जी हाँ, 2022 में चारों ग्रैंड स्लैम की महिला विजेताओं के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता आती है एशले बार्टी। जी हाँ, एशले बार्टी ने जो 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। उसी के साथ बात करें फ्रेंच ओपन विजेता की, 2022 में फ्रेंच विजेता बनी है वह है ईगा स्वाइटेक। जी हाँ, ईगा स्वाइटेक 2022 में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। फिर बात करते हैं विंबलडन ओपन 2022 महिला खिताब किसने जीता है? तो एलिना राइबाकिना। जी हाँ, एलिना राइबाकिना ने यह खिताब जीता है। एलिना राइबाकिना ने यह खिताब जीता है। फिर बात करते हैं वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में 2022 में महिला का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ईगा स्वाइटेक ने। जी हाँ, ईगा स्वाइटेक ने यह खिताब जीतना अपने नाम किया है। तो आपको यह समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। आपकी आने वाली 2023 के अंदर एसएससी जीडी की एग्जाम में दोस्तों यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाना कन्फर्म तय है। तो आपको ये समस्त मुख्य फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है।
जो कि आप सभी के सामने है। अक्टूबर 2020 में देश राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100% संचालित घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हर घर जल वाला राज्य बना है भारत का, वह गोवा बना है। जी हाँ, गोवा बना है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं भारत के प्रथम जल शक्ति मंत्री कौन है। जी हाँ, भारत के प्रथम जल शक्ति मंत्री कौन है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में करके बताने वाले हैं कि जो जल शक्ति मंत्रालय है वर्तमान में किसके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो 2020 में पूछा गया, 2020 के लिए क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, जबकि अभी वर्तमान में दोस्तों आपको पूछा जाने वाला है अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार की स्थापना से, तो इसकी स्थापना होती है 1994 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों बात की जाते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो डबलिन आयरलैंड में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी हाँ, डबलिन आयरलैंड में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1994 को होती है और 2022 में यह पुरस्कार दिया गया है एलाइस। जी हाँ, 2022 में पुरस्कार प्रदान किया गया है एलाइस जेनिटर को। जी हाँ, एलाइस जेनिटर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार जो दिया गया है फ्रेंच भाषा के अंदर। जी हाँ, फ्रेंच भाषा के अंदर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपको 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि अब जो वर्तमान में पूछा जा सकता है 2022 के संदर्भ में, तो 2022 में एलाइस जेनिटर को यह पुरस्कार फ्रेंच भाषा के लिए प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा नवंबर 2020 तक एक नई अंक प्रणाली जारी की जाने के पश्चात टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में कौन से स्थान पर रही, तो 2020 में यह दूसरे स्थान पर रही। दोस्तों यहाँ पे एक संस्था का नाम आया है, उसका नाम है आईसीसी। आईसीसी को जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है और इसका दोस्तों फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना 1909 के अंदर होती है। इसका मुख्यालय से भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन सकता है। तो इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में है। जी हाँ, दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय। आपको यह भी पता होना चाहिए इसके वर्तमान सदस्य देश कितने हैं। जी हाँ, आईसीसी के वर्तमान सदस्य देश के बारे में बात की जाती है तो वर्तमान सदस्य देश 104 सदस्य देश है। आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों बात की जाए इसकी आधिकारिक भाषा क्या है। जी हाँ, आधिकारिक भाषा के बारे में बात करें, आधिकारिक भाषा है तो अंग्रेजी को यहाँ की आधिकारिक भाषा बनाई गई है। जी हाँ, इंग्लिश को यहाँ की आधिकारिक भाषा बनाई गई है। और दोस्तों अब बात करते हैं आईसीसी के अध्यक्ष से कि जो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ग्रेग बर्कले है। जी हाँ, ग्रेग बर्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और साथ ही बात करें आईसीसी के सीईओ, तो आईसीसी के सीईओ है जोफ अलार्डिस। जी हाँ, अलार्डिस नाम से जो व्यक्ति है वह जो आईसीसी के सीईओ है। तो दोस्तों आईसीसी से बनने वाले समस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने रख दिया गया है। अब आप यहां से आने वाली जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है तो आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उनमें दोस्तों यहाँ पे सबसे हम बात करने वाले हैं उन सभी 16 महाजनपदों की कौन सा है। तो दोस्तों बात करें जो आता है अंग आता है 16 महाजनपदों में, दूसरा आता है मगध। जी हाँ, दूसरा जो आता है मगध। तीसरे नंबर पर आता है काशी। जी हाँ, और काशी की दोस्तों जो राजधानी थी वाराणसी थी। आपको यह भी पता होना चाहिए। और काशी शहर दोस्तों सबसे प्राचीन शहर स्थित अभी जो वर्तमान में स्थित है वह काशी है। आपको यह भी पता होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है वत्स। जी हाँ, और पांचवें नंबर की बात की जाती है, पांचवें नंबर पर वज्जी। जी हाँ, वज्जी के बाद में आता है कौशल। जी हाँ, वज्जी, कौशल, अवंती, वज्जी, कौशल, अवंती। और फिर बात करें मल्ल आता है। जी हाँ, मल्ल क्षेत्र आता है। फिर और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचाल। जी हाँ, पंचाल आता है। 10वें नंबर पर हम यहाँ पे बात करेंगे चेदी की। जी हाँ, चेदी आता है। 11वें नंबर पर हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र। फिर बात करेंगे हम यहाँ से मत्स्य जनपद की। जी हाँ, मत्स्य जनपद की।
और फिर यहाँ पे बात करते हैं कंबोज जनपद, जी हाँ कंबोज जनपद। फिर यहाँ पे आता है आपका सूरसेन जनपद, जी हाँ सूरसेन जनपद। 15वें नंबर पर बात करते हैं अशमक जनपद की, अशमक जनपद की। और अंतिम 16वां जनपद आता है गंधार, जी हाँ आप देख पा रहे हैं ये समस्त 16 महाजनपद हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। और आपको दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है, कुरु जनपद है, कौशल है, अंग है, तो जो कामरूप है यह एक जनपद नहीं है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होना चाहिए था। आपको समस्त 16 महाजनपद बता दिए गए हैं, ये समस्त 16 महाजनपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं, तो जावेद अख्तर, जी हाँ जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया है। और यह दोस्तों पहले भारतीय बने हैं, जी हाँ रिचर्ड डॉकिन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, उनका नाम है जावेद अख्तर। और जावेद अख्तर की बात की जाती है तो जावेद अख्तर दोस्तों कवि है, जी हाँ कवि के साथ गीतकार है, कवि है, गीतकार है, वह लेखक है, जी हाँ कवि गीतकार व लेखक है। तो यह दोस्तों जो ये कवि गीतकार लेखक जावेद अख्तर 2020 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आप सभी को पता है माउंट सिनिओल्चू है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, जी हाँ सिक्किम राज्य में जो कंचनजंगा पर्वत है, जी हाँ कंचनजंगा पर्वत है, उस कंचनजंगा पर्वत से सटी हुई हरी झील के, जी हाँ सटी हुई हरी झील के निकट, हरी झील के निकट यह स्थित, आपको यह पता होना चाहिए। कंचनजंगा से सटी हरी झील के निकट यह स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए, माउंट सिनिओल्चू जो पर्वत है इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 6888 मीटर, जी हाँ 6888 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मुद्रा नोटों के भंडारण, प्राप्ति और प्रेषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 2020 में अपना पहला स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित करेगा, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में यह स्थापना की गई है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा, तो दोस्तों यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है और अब आपके आने वाले 2023 के एग्जामों के लिए तो यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2023 में हिंद महासागर द्वीप खेलों का आयोजन होने वाला है उनकी मेजबानी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर, जी हाँ मेडागास्कर इसकी मेजबानी करने वाला है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से किसने 1 अक्टूबर 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है ट्राई, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है। ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। तो दोस्तों यह भारत के अंदर जो संचार के जितने भी यहाँ पे नियम बनाने का कार्य करता है या उन पे दोस्तों यहाँ पे कहा जाए जो इन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, वह चाहे समस्त दोस्तों टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनियां हो, उन सभी पे यहाँ पे ट्राई का दोस्तों नियंत्रण होता है। और इसके ट्राई के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं पीडी वाघेला को बनाया गया है, जी हाँ पीडी वाघेला को बनाया गया है जो वर्तमान तक अभी तक अध्यक्ष पद पर सुशोभित है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से राइट होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में एशियाई शेर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची देश के अंतर्गत संरक्षित है, तो जो अनुसूची है पहली उसकी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित है, तो आपको यह पता होना चाहिए। यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए इसी क्रम में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है उसे बताना है। दोस्तों पहला ऑप्शन है रोजियोला, रोजियोला है जो दोस्तों वायरस जनित रोग है, जी हाँ वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। एड्स भी एक वायरस जनित रोग है और इबोला है, यह भी दोस्तों एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। जबकि हम यहाँ पे बात करते हैं प्लेग, प्लेग एक बैक्टीरिया जनित रोग है या कहा जाए एक जीवाणु जनित रोग है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिएगा
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों बात करते हैं अश्वघोष की। तो अश्वघोष थे जो कनिष्क राजा के दरबारी कवि थे। और दोस्तों साथ ही बात की जाती है अश्वघोष से, तो अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। जी हाँ, अश्वघोष है वह बौद्ध महाकवि थे और उसी के साथ एक महत्वपूर्ण दार्शनिक भी हुआ करते थे। जी हाँ, महत्वपूर्ण दार्शनिक भी थे, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और अश्वघोष की सबसे प्रसिद्ध रचना की बात की जाए तो बुद्ध चरितम, जी हाँ, बुद्ध चरितम है जो कि अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है, आपको यह भी पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? तो कावेरी नदी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कावेरी नदी के मुख्य बांध से क्वेश्चन पूछा गया है। कावेरी नदी के ऊपर बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है कर्नाटक से। जी हाँ, कर्नाटक में जो पश्चिमी पर्वत है उस पर्वत के अंदर कर्नाटक में पर्वत आता है ब्रह्मगिरी। जी हाँ, इस ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी से ही दोस्तों यहाँ पे कावेरी नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों बात की जाती है कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी के कर्नाटक से होती हुई तमिलनाडु में बहती हुई दोस्तों यहाँ पे पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अपना मुहाना बनाती है। और इसकी लंबाई की बात की जाए, जी हाँ, जो कावेरी नदी की लंबाई है इन दोनों राज्यों के अंदर 760 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय कर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पे बात की जाती है कावेरी नदी के मुख्य बांधों के ऊपर जो है मेटूर बांध है, कल्लनाई बांध है और कृष्णराज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी के ऊपर है। फिर बात की जाती है मैथन बांध। यह मैथन बांध दोस्तों अलग दिया गया है, तो यह जो मैथन बांध के बारे में बात करें तो यह मैथन बांध है जो झारखंड में, जी हाँ, झारखंड के धनबाद के अंदर स्थित है। जी हाँ, धनबाद झारखंड में यह स्थित है, आपको यह पता होना चाहिए। और ये दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? जो मैथन बांध है वह बराकर नदी के ऊपर स्थित है। जी हाँ, बराकर नदी के ऊपर स्थित है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक है? जी हाँ, ब्लैक होल स्मारक पे बात करने से पहले दोस्तों आप सभी ने एक घटना सुनी होगी, कालकोटरी की घटना। जी हाँ, एक कालकोटरी की घटना होती है, वो जो होती है वह बंगाल में, पश्चिम बंगाल में होती है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो कालकोटरी की घटना होती है, जी हाँ, कालकोटरी की घटना होती है, यह कहाँ पे होती है? यह पश्चिम बंगाल में होती है। और कब होती है? 20 जून 1756 में यह घटना होती है। और दोस्तों आप सभी को पता है कालकोटरी की घटना में अंग्रेजों को दोस्तों वहां के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के द्वारा उनको एक छोटी सी कालकोटरी के अंदर यहाँ पे 123 अंग्रेज सैनिकों को बंद कर दिया जाता है और उन्हें दोस्तों काफी दिनों के बाद खोला जाता है। इनमें से दोस्तों काफी मृत हो जाते हैं या वहां पे ही उस घटना में मर जाते हैं। इसे ही दोस्तों कालकोटरी की घटना कहा जाता है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो कालकोटरी घटना है पश्चिम बंगाल में होती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। तो दोस्तों यह गति का प्रथम नियम के आधार पर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे या दोस्तों उसकी गति में कुछ हम यहाँ पे विराम ना लाएं, तब तक वह गतिशील वस्तु गति रहेगी। तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों लोक नृत्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है नाट्य नृत्य। तो नाट्य नृत्य के ऊपर बात करते हैं तो ये नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य का, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है। फिर बात करते हैं हटरी नृत्य। हटरी नृत्य है जो कि कर्नाटक का, जी हाँ, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। भवई नृत्य है जो राजस्थान का, जी हाँ, राजस्थान का लोक नृत्य है। और मुंडारी नृत्य के ऊपर बात करते हैं तो यह मुंडारी जो नृत्य है आप सभी के सामने दिया गया है, झारखंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आपको दोस्तों यह समझते लोक नृत्य पता होना चाहिए। आपके आने वाली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है हमारे जो संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों अनुसूचियों के ऊपर बात किया जाता है तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां आती है
मूल संविधान में 8 अनुसूचियां होती है। फिर दोस्तों लेकिन वर्तमान में इनको बढ़ाकर, जी हाँ, वर्तमान में इनको बढ़ाकर भारत के संविधान में 12 अनुसूची कर दी गई है। अब दोस्तों हम यहाँ से बात करने वाले हैं विस्तार पूर्वक कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं कब जोड़ी गई, 12वीं कब जोड़ी गई, इन समस्त फैक्टों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करने वाले हैं भारत की जो संविधान की जो वर्तमान 12 अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में किस किस के बारे में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में किसके बारे में हमें बताया गया है, तो वह है दोस्तों राज्य, वह जो यूनियन टेरिटरीज होती है, केंद्र शासित प्रदेश होता है, उनके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे जो मिलता है पेंशन भत्ते, जी हाँ, पेंशन, वेतन व भत्ते के बारे में जो बताया गया है वह भारत की संविधान की दूसरी अनुसूची के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची के बारे में बात करें तो तीसरी अनुसूची में दोस्तों जितनी भी शपथ होती है, तो दोस्तों यहाँ पे कई मुख्य जो भारत में पद होते हैं उनकी छोड़कर दोस्तों जैसे राष्ट्रपति की शपथ इस संविधान के अनुसूची 3 में शामिल नहीं है। फिर बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची हमें बताती है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। जी हाँ, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हमें बताती है कि किस स्टेट से कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, यह हमें पता चलता है। तो वह संविधान की अनुसूची 4 से चलता है। 5वीं अनुसूची की बात की जाए तो यहाँ पे अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए, जी हाँ, SC व ST के लिए, SC व ST के लिए प्रशासन के बारे में हमें बताया गया है। और दोस्तों बात करें अनुसूची 6 की, शेड्यूल 6 की, तो अनुसूची 6 में हमें बताया गया है जनजातीय क्षेत्र। जी हाँ, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए हमें यहाँ पे बताया गया है। तो जनजातीय क्षेत्र भारत के कितने जो राज्यों में है उनके बारे में बात करें तो दोस्तों जो जनजातीय क्षेत्र में आते हैं स्टेट, वह है या जो अनुसूची 6 में जिन राज्यों का नाम लिया गया है वह है असम है, मेघालय है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम है। ये 4 स्टेट को यहाँ पे संविधान के अनुसूची 6 के अंदर शामिल किया गया है, जनजातीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वीं अनुसूची पर। 7वीं अनुसूची में सूचियां बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सूचियों की संख्या है जो भारत में 3 सूचियां है। जी हाँ, पहली, दूसरी और तीसरी 3 सूचियां है। पहली है संघ सूची। जी हाँ, संघ सूची जिसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। दूसरी होती है राज्य सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और तीसरी अनुसूची के बारे में बात की जाए समवर्ती सूची। जी हाँ, समवर्ती सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। दोस्तों इन तीनों सूचियों में अलग अलग विषय रखे गए हैं कि जो कौन कौन से विषय हैं जो केवल केंद्र कानून बना सकता है या दोस्तों राज्य कानून बना सकता है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में आते हैं। बात करें 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों भारत की भाषाओं दी गई है। तो 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाएं दी गई थी। वर्तमान में जो मूल संविधान है उसमें 14 थी और वर्तमान में अभी तक बढ़ाकर टोटल 22 भाषाएं जो है शामिल कर दी गई है। भारत के संविधान की अनुसूची जो है अनुसूची 8 में भारत की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करें मूल संविधान में, जी हाँ, जो मूल संविधान था उसमें यह 8 जो अनुसूचियां थी, लेकिन जो वर्तमान में है 12 कर दी गई है। यह 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। जी हाँ, भूमि सुधार कानून को इसमें जोड़ा जाता है, भूमि सुधार कानून को इसमें जोड़ा जाता है। और ये दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है? जो प्रथम संविधान संशोधन होता है, जी हाँ, प्रथम संशोधन होता है वह कब होता है? 1951 1951 में होता है और तभी है जो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। फिर उसके बाद में 10वीं अनुसूची आती है, दल बदल कानून। जी हाँ, दल बदल कानून आता है। यह दल बदल कानून जो जोड़ा जाता है वह 52वां संशोधन होता है 1985 में। जी हाँ, 52वें संविधान संशोधन के अंदर 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। फिर बात करते हैं 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची में पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो यह दोस्तों कौन सी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाती है? 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 1992 में होता है। पंचायत के कार्य बताए गए। और दोस्तों 12वीं व अंतिम अनुसूची में बताए गए हैं नगर पालिका के कार्य। जी हाँ, नगर पालिका के कार्य बताए गए हैं। तो यह भी दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े गए हैं। तो आपको ये समस्त सूचियां पता होनी चाहिए कि किस सूची में किसके बारे में कहा गया है, कौन सी नई सूची कौन सी संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ी जाती है। समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 6 से 8 नवंबर 2020 तक भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 IIT खड़गपुर में यह वेबिनार आयोजन किया गया था। तो यहां से ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया? तो दोस्तों नाम आता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जी हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या दोस्तों इन्हें सक्सेना भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना को जो मूल भारतीय संविधान का हस्तलिखित किया था। और साथ ही बात करें कि जो प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना है भारत के मूल संविधान को लिखने वाली व्यक्ति है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिएगा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वर्ष 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया था? तो दोस्तों 2020 के लिए पूछा गया था, लेकिन आपको अब पूछा जा सकता है 2022 में। दोस्तों हाँ, जो आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होती है, 2022 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आपको यह पता होना चाहिए। स्पॉन्सर्स के बारे में बात करें कि कौन सी कंपनी को स्पॉन्सर्स है, तो टाटा को। जी हाँ, टाटा को 2022 के लिए स्पॉन्सर्स बनाया गया था। आपको यह भी पता होना चाहिए। प्रथम संस्करण की बात करें, जी हाँ, प्रथम संस्करण की बात करें तो 2008 में इसका संस्करण प्रथम स्टार्ट होता है। इसमें राजस्थान रॉयल्स ने दोस्तों विजेता रहती है। और जो वर्तमान संस्करण की बात करें, जी हाँ, वर्तमान संस्करण है जो 2022 में, वह 15वां संस्करण है। जी हाँ, 15वां संस्करण वर्तमान का है। और इसकी बात की जाती है 2022 में विजेता टीम की, तो दोस्तों आप सभी को पता है 2022 में 2 टीमें नहीं आती है। पहली है गुजरात टाइटंस और दूसरी है लखनऊ फॉर्चून जायंट्स के नाम से ये 2 टीमें शामिल होती है। और इसमें दोस्तों प्रथम बारी जो गुजरात टाइटंस, जी हाँ, गुजरात टाइटंस इस खिताब को 2022 आईपीएल जीतती है। उपविजेता जो रहती है वह राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, उपविजेता टीम रहती है वह है राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स टीम उपविजेता रहती है। साथ ही दोस्तों आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2022 में आईपीएल का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है, इसके कप्तान कौन है? तो दोस्तों कप्तान के बारे में पूछा जाए तो हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार्दिक पांड्या है जो कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। यह है जो गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान है। और इन्होंने दोस्तों जो टीम को शामिल होने के जो इस बार शामिल किया गया है, और इस बार ही दोस्तों इन्होंने खिताब जीत चुकी है। विजेता उपविजेता देख लिए हैं। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप। तो दोस्तों ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? तो जो बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दी जाती है। और साथ ही और जो गेंदबाज सबसे अधिक विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दी जाती है। तो दोस्तों 2022 में किसे प्रदान की गई? ऑरेंज कैप प्रदान की गई है जोस बटलर। जी हाँ, जोस बटलर को ये ऑरेंज कैप प्रदान की गई है। जबकि जो युजवेंद्र चहल है इन्हें दोस्तों जो पर्पल कैप प्रदान की गई। तो आपको ये आईपीएल 2022 से समस्त क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास सुगी बहन के लिए वर्ष 2020 में कथा साहित्य फिक्शन श्रेणी में बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों यह 2020 के लिए पूछा जा चुका है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो 2022 में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2022 में यह श्रीलंकाई जो उपन्यासकार है उन्हें प्रदान किया गया है। और दोस्तों उनका नाम है सेहान करुणा तिलका। जी हाँ, सेहान करुणा तिलका। तो ये दोस्तों किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये श्रीलंकाई है। जी हाँ, श्रीलंकाई है, श्रीलंकाई उपन्यासकार है। तो दोस्तों 2022 का जो बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है? तो उस उपन्यास का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली। जी हाँ, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा जो नाम से पुस्तक उपन्यास है, उसके लिए 2022 का इन्हें दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। सॉरी दोस्तों, मैन बुकर नहीं, बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है 2022 का, जो सेहन करुणा तिलका को प्रदान किया गया है। श्रीलंकाई उपन्यासकार है। और किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उपन्यास का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के नाम से है। चलिएगा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो दोस्तों 2020 तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके थे, जबकि 2022 तक दोस्तों टोटल 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स,
आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? तो जो वसा उत्तक है, जी हाँ, जो वसा उत्तक आपसे पूछा गया है, वसा उत्तक एक संयोजी उत्तक होता है। जी हाँ, संयोजी उत्तक होता है। और दोस्तों रक्त जो होता है, जो आपके शरीर में पाया जाता है रक्त, वह रक्त भी एक संयोजी उत्तक होता है। जी हाँ, जो रक्त होता है वह भी संयोजी उत्तक होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो वसीय उत्तक के साथ साथ जो शरीर में रक्त पाया जाता है वह भी दोस्तों एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों वह किशोर खिलाड़ी है युजवेंद्र चहल। जी हाँ, भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को जो किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो पक्के बाघ अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये दोस्तों जो भारत में बाघ परियोजनाएं चलाई गई है उन बाघ परियोजनाओं के मद्देनजर यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पक्के बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वासु पराजंपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो जो वासु पराजंपे है वह दोस्तों क्रिकेट से खेल से संबंधित थे। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो 1882 में शिक्षा आयोग आता है उस समय दोस्तों जो शिक्षा आयोग आता है तो उसे ही दोस्तों हंटर आयोग कहा जाता है। जी हाँ, हंटर आयोग कहा जाता है क्योंकि उस समय के जो वायसराय थे वह हंटर हुआ करते थे और उनके नाम पर ही दोस्तों हंटर आयोग इसका नाम रख दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, शैवाल एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ होता है वह एक कोशिकीय जीव है, जबकि जो पादप होता है पादप बहुकोशिकीय जीव है। जी हाँ, पादप है जो कि एक बहुकोशिकीय जीव है, जो ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदियां पूछी गई हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है मूसी नदी। तो मूसी नदी है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पैनगंगा के बारे में पूछा गया है तो पैनगंगा दोस्तों गोदावरी नदी की, जी हाँ, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना है जो दोस्तों जो भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दिए गए चारों ऑप्शन में 3 नदियां हैं जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जबकि जो एक पैनगंगा है, जी हाँ, पैनगंगा जो नदी है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था? तो 2021 में जो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2021 में प्रथम बार जो डिजिटल केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था तो वह निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2021 में। यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के किस चुनाव आयुक्त ने 2020 में फिलीपींस आधारित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया? तो अशोक लवासा ने यह इस्तीफा दिया है। तो अभी बात की जाती है वर्तमान चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो राजीव कुमार को, जी हाँ, राजीव कुमार को वर्तमान चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेपाल देश है उससे भारत के कौन कौन से जो स्टेट है वह सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों बात की जाती है नेपाल से। तो नेपाल से सीमा बनाने में दोस्तों जो भारत के राज्य है उनके क्रम में बात करें तो पहले आता है बिहार। जी हाँ, बिहार राज्य नेपाल से सीमा बनाता है। यूपी उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। साथ ही बात करते हैं पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है। और बात करें यहाँ पे जो सिक्किम है, जी हाँ,
सिक्किम भी नेपाल से सीमा बनाता है और एक राज्य रहता है उत्तराखंड दोस्तों, यूके। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यह उत्तराखंड है। जी हाँ, उत्तराखंड भी नेपाल से सीमा बनाता है। तो आपको जो भारत के ये 5 राज्य हैं नेपाल देश से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों असम जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता है, असम केवल दोस्तों बांग्लादेश से सीमा बनाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनका जो उपनाम है, उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी इन्हें कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। जी हाँ, फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले विदेशी जो है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और खान अब्दुल गफ्फार खान है किस क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे? तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। जी हाँ, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो दोस्तों पेशावर क्षेत्र आता है, इस पेशावर क्षेत्र के दोस्तों ये है पश्तून पठान नेता थे। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड 2019 जीता है? तो 2000 मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड है जो कि सिक्किम ने जीता था, लेकिन 2022 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं जो कि 68वें नंबर के हैं। तो चलिए उनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में जो प्रदान किया गया है वो संस्करण की बात करें तो ये दोस्तों 68वां संस्करण है। जी हाँ, 68वां संस्करण है। अब बात करते हैं कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली, जी हाँ, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे बनाया गया है? फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे बनाया गया है? तो दोस्तों 2019 में यह सिक्किम को बनाया गया था, लेकिन 2022 में यह मध्य प्रदेश, जी हाँ एमपी, मध्य प्रदेश को जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट बनाया गया है। साथ ही बात करें बेस्ट हिंदी फिल्म की। जी हाँ, बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? तो बेस्ट हिंदी फिल्म जो 2022 में 68वें संस्करण में बनाई गई है वह है तुलसीदास। जी हाँ, तुलसीदास जूनियर। जी हाँ, तुलसीदास जूनियर है जो कि बेस्ट हिंदी फिल्म है। फिर बात करें कि बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? जी हाँ, बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? सुराराई पोट्टू। जी हाँ, सुराराई पोट्टू है जो कि बेस्ट फीचर फिल्म है, जो कि सुराराई पोट्टू है। ये तमिल भाषा की फिल्म है। जी हाँ, तमिल भाषा की यह फिल्म है। अब बात करते हैं यहाँ से बेस्ट एक्टर किसे दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो इस वर्ष 2 एक्टर को यह पुरस्कार दिया गया है। एक है अजय देवगन। जी हाँ, अजय देवगन को यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों जो सूर्या है, सूर्या को यह पुरस्कार दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाती है। जी हाँ, बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाती है तो अभिनेत्री की बात की जाती है तो अभिनेत्री है अपर्णा बालामुरली। जी हाँ, अपर्णा बालामुरली को यह पुरस्कार दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, जो कि कौन सी फिल्म के लिए? सुराराई पोट्टू फिल्म के लिए। जी हाँ, सुराराई पोट्टू फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। सूर्या को भी दोस्तों सुराराई पोट्टू फिल्म के लिए जो पुरस्कार दिया गया है। और बात करते हैं अजय देवगन को दोस्तों तानाजी फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपको दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 68वें संस्करण से पूछे जा सकने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रख दिए गए। चाहे वह मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट से क्वेश्चन हो तो वह मध्य प्रदेश को दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म है तुलसीदास जूनियर को। बेस्ट फीचर फिल्म सुराराई पोट्टू जो तमिल भाषा में दी गई है। और बेस्ट एक्टर दोस्तों अजय देवगन और सूर्या को प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार है जो अपर्णा बालामुरली को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये समझते फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति है वर्ष 2008 में आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए इसी क्रम में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया था। उसका शीर्षक निम्न में से क्या था? गेहूं की क्रांति के लिए दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया। तो दोस्तों जो शीर्षक था वह गेहूं की क्रांति रखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में
प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्ति के देवता के सम्मान में जनजातियों द्वारा इनमें से कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों जो यहाँ पे उत्सव कृषि उत्सव मनाया जाता है उसका नाम है करम महोत्सव। और ये करम महोत्सव दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं को शक्ति के देवता को सम्मान जनजातियों द्वारा यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसका नाम है करम महोत्सव। करम महोत्सव मुख्यतः मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है मुख्यतः मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकारों के तहत जो दिया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 24, जी हाँ, अनुच्छेद 24 के अंदर बाल श्रम के बारे में बताया गया है। तो बाल श्रम क्या होता है? बाल श्रम होता है कि किसी भी दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में, चाहे वह खदान हो या अन्य खतरनाक कार्यों में रोजगार के लिए नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दोस्तों उसमें बताया भी गया है कि यदि कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बालक यदि अपने पिता के कार्य में कोई हाथ बटाता है, कृषि कार्य में हाथ बटाता है, तो वह बाल श्रम के मद्देनजर नहीं आने वाला है। तो आर्टिकल 24 में बाल श्रम के बारे में, बलात् श्रम के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2021 में वर्चुअल मोड में संपन्न हुए 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो 2021 में तो दोस्तों भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल मोड में यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी। जबकि दोस्तों अब 2022 में भी इसका जो समापन हो चुका है, अध्यक्षता हो चुकी है। जो 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की है वह चीन के राष्ट्रपति, जी हाँ, चीन के जो राष्ट्रपति हैं, चीन के राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम है शी जिनपिंग ने, ये दोस्तों वर्चुअली यहाँ पे अध्यक्षता की है, जो कि शी जिनपिंग ने 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। तो अलीगढ़ आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम के प्रति अपनी निष्ठा को कमजोर किए बिना भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना ही यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन की मुख्य पृष्ठभूमि थी। और दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ होने का दोस्तों तात्पर्य भी इस प्रकार रखा गया था कि जो इस्लाम के प्रति अपनी निष्ठा को कमजोर नहीं किए बिना भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट होता है। और यह अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक होते हैं, उनका नाम है सैयद अहमद खान। जी हाँ, सैयद अहमद खान है जो कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। और ये कब किस वर्ष स्टार्ट किया गया? तो 1875 में यह आंदोलन का आरंभ किया गया। आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो दोस्तों भारत की सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बारे में पूछा गया है। तो इसका गठन के बारे में बात करें तो गठन होता है इसका 1 दिसंबर, जी हाँ, जो गठन होता है 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना होती है। तो आपको पता होना चाहिए। और प्रत्येक 1 दिसंबर को दोस्तों जो थल सेना दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, थल सेना दिवस बनाया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो और बात करें यहाँ पे आगे कि इसके जो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो महानिदेशक के दोस्तों अभी हाल ही में नई नियुक्ति की गई है, जो दोस्तों पंकज सिंह को, जी हाँ, पंकज सिंह को बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 राइट होता है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना होती है। और इसी दिन दोस्तों 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस या बीएसएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ का जो महानिदेशक है वर्तमान में पंकज सिंह है, पंकज सिंह जो बीएसएफ के महानिदेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो चंदन संग्रहालय है वह कहाँ पे होता है? तो जो चंदन जो सर्वाधिक होता है दोस्तों, अभी हाल ही में आपने एक फिल्म देखी होगी, उसका नाम है पुष्पा द राइजिंग। तो पुष्पा में आपने देखा होगा कि चंदन की यहाँ पे सर्वाधिक यहाँ पे तस्करी के बारे में दिखाया जाता है। और उस फिल्म में जो जंगल दिखाए जाते हैं वह शेषाचलम के जंगल जो कर्नाटक में दोस्तों नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत आते हैं। नीलगिरी पर्वत एक भौगोलिक ग्रंथि है जो कि जो
पूर्वी पर्वत है और पश्चिमी जो पर्वत है उन सभी को जोड़ने पर जो भौगोलिक ग्रंथि बनती है उसे नीलगिरी पर्वत कहा गया है। और उस नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत ही शेषाचलम का जंगल आता है जो कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ही सर्वाधिक दोस्तों चंदन की यहाँ पे कृषि की जाती है। और चंदन में दोस्तों जो कर्नाटक में मैसूर है, मैसूर के अंदर ही चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। जी हाँ, जो चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है मैसूर कर्नाटक में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो अंतिम जो मौर्य सम्राट है उनकी हत्या दोस्तों जो शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2020-21 केंद्रीय बजट के अनुसार कितने पुरातत्व स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों 5 स्थलों को यह विकसित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से एसएससी जीडी में 2021 की जो एग्जाम हुई है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चनों पे दोस्तों हमने 50 या कहा जाए कि 2 शिफ्टों के क्वेश्चनों पे चर्चा की है। जी हाँ, 2 शिफ्टों के क्वेश्चनों पे चर्चा की है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 50 क्वेश्चनों से आपके आगे आने वाले एग्जाम में बनने वाले हमने समथिंग 200 क्वेश्चनों का यहाँ पे कवर किया है। जी हाँ, यहाँ से आज के सेशन में हमने 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा कर ली है कि किस प्रकार आपके आज जो 10 जनवरी से एग्जाम का आरंभ होने वाला है उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो आप सभी ने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, तो इसीलिए दोस्तों जो आपका सपना है सही समय पे पूरा हो सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।